है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। हम सब लोग जानते हैं कि भारत में कैंसर का बर्डन काफ़ी बड़ा है। हर रोज़ जब आप अखबारों को टटोलेंगे, टेलीविज़न के चैनल्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और कैंसर के कारण जो मोर्टालिटी रेट है कैंसर डिजीज़ में भारत में, वो भी बड़ा है दुनिया के दूसरे देशों की बनिस्बत। जहाँ एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज़ में उन लोगों ने मोर्टालिटी रेट पे कंट्रोल पाया है, वह कम हुआ है, वहीं भारत में ये मृत्यु दर बढ़ी है। तो इसलिए भी चिंता का विषय है। और जब भी हम चिंता करते हैं कैंसर को लेकर तो हमारे मन में सवाल आता है कि आखिर कहाँ पे पिछड़ जाते हैं हम? क्या हम रिसर्च नहीं कर पा रहे? क्या हमारे पास दवाइयाँ नहीं हैं? क्या हमारे पास डॉक्टर्स नहीं हैं? क्या हमारे पास अस्पताल नहीं है? कहाँ पे कमी है? किस वजह से हम कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं दुनिया के दूसरे देशों से? तो ऐसे में जो सबसे पहली बात जहन में आती है वो आती है रिसर्च की। क्या कैंसर में रिसर्च हो रहा है? हो रहा है तो क्या लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रिसर्च में कि हाँ हम थोड़ा सपोर्ट करें ताकि रिसर्च हो? क्या गवर्नमेंट उसको लेके उत्सुक है? तो आज के इस कार्यक्रम में अगले आधे घंटे तक हम बात करेंगे कैंसर में रिसर्च कितना ज़रूरी है इस विषय पर। और इस पर बात करने के लिए भारत के जाने माने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर कुमार प्रभास को बुलाया है, जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो देश का नामी कैंसर अस्पताल है मुंबई में, उसमें प्रोफेसर हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी के। और मैंने पहले भी बताया है आप सब लोगों को कि मैं भी कैंसर का मरीज हूँ, तो मेरे डॉक्टर भी हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते सर, कितना बड़ा है कैंसर का बर्डन अपने देश में? कैंसर का बर्डन नंबर वाइज काफ़ी बड़ा है। हमारी जो सरकार की एजेंसीज़ की ICMR की एस्टिमेट है कि करीब 14 लाख के आसपास नए कैंसर मरीज हर साल होते हैं। तो नंबर वाइज बड़ा है, बट एक दूसरा पैमाना भी होता है इंसिडेंस वाइज कि 1 लाख पॉपुलेशन में कितने कैंसर मरीज हमारे देश में होते हैं एज़ कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड, जो पश्चिमी देशों में, उसके मामले में कम है। तो अगर पश्चिमी देशों में करीब 300 से 400 मरीज होते हैं हर एक 1 लाख 100,000 पॉपुलेशन के लिए, मतलब 1 लाख पॉपुलेशन के लिए, हमारे यहाँ करीब 100 के आसपास हैं। बट जो टोटल नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा है। और एस्टिमेट तो ये है ओवरऑल कि नियर फ्यूचर में करीब 2/3 जो कैंसर होगा वो डेवलपिंग कंट्री में होगा। और जब हम डेवलपिंग कंट्री और पुअर कंट्री की बात करते हैं तो इंडिया उसमें प्रोमिनेंट आता है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो कैंसर है हमारे लिए डिस्टेंट प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए सामने की प्रॉब्लम है और हमें उससे जूझने की ज़रूरत है। तो सर, क्या वजह है, क्यों केसेस बढ़ रहे हैं अपने यहाँ? तो ओवरऑल जो कैंसर के नंबर बढ़ने का रीज़न है, कैंसर बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीज़ है, मेजॉरिटी ऑफ देम, सब तो नहीं, मेजॉरिटी ऑफ देम। तो करीब अगर पूरी सारे कैंसर के कारण देखे जाएं तो लगता है करीब 2/3 या फिर 60 to 70% जो कैंसर है किसी न किसी लाइफस्टाइल से उससे लिंक है। अब जैसे लाइफस्टाइल में क्या आती है, तंबाकू का सेवन, अल्कोहल का सेवन, ओबेसिटी, इनएक्टिविटी, फूड हैबिट्स, तो ये बहुत सारी चीज़ें आते हैं उस फैक्टर में जो डिसाइड करती है कि वो कैंसर के चांसेस बढ़ेंगे कि नहीं। जैसे ही देखा गया है कि समाज विकसित होता है तो ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें बढ़ी हैं हमारे देश में भी, और ये जब बढ़ेगी तो ये कैंसर के नंबर भी बढ़ेंगे। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट रिस्क है जो कि नॉन मॉडिफाइबल है, वो एज है। जैसे जैसे एजिंग बढ़ती है कैंसर के नंबर भी बढ़ते हैं। तो हम धीरे धीरे हमारा देश की एज जो एवरेज एज है वो बढ़ रही है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि कैंसर के नंबर भी बढ़ेंगे। तो ये ओवरऑल कैंसर के नंबर हैं और बढ़ने का ये कारण है आज के टाइम में।
सर, हम लोग जब भी गूगल करते हैं या पढ़ने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि जो भी कैंसर में नए इनोवेशंस हो रहे हैं, जो नई दवाइयाँ आ रही हैं और जो रिसर्च हो रहे हैं वो दूसरे देशों में ज़्यादा हो रहे हैं, भारत में कम हो रहे हैं। तो कितना ज़रूरी है रिसर्च कैंसर के इलाज में या ओवरऑल कैंसर को समझने में, और भारत में क्यों नहीं हो पाता है उतना जितना कि दूसरे देशों में होता है? सो पहली बात है कि कितना हम डिपेंडेंट हैं कि ये रिसर्च बाहर होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने ये इशू रेज़ की है। ये इस तरह से समझा जा सकता है कि कितने इंस्ट्रूमेंट हैं हम जो यहाँ बनाते हैं। करीब करीब 2/3 इंस्ट्रूमेंट हम इंपोर्ट करते हैं मेडिकल में, जो हम यहाँ नहीं बनाते। कितनी नई मेडिसिन है, पुरानी मेडिसिन नहीं, कितने नई मेडिसिन हैं जो कि हम यहाँ बनाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल जो नई मेडिसिन है वो हम इंपोर्ट करते हैं, वो हम यहाँ नहीं बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ चीज़ें नहीं बनती हैं। हम हमारा देश जो जेनरिक मेडिसिन बनाने का हब है, तो वो एक मेजर डेवलपमेंट है हमारे देश में। उसकी वजह से बहुत सारे बीमारियों में अच्छा इलाज हुआ है और कैंसर में भी लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ है। बट मैं इसलिए मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑडियंस को ये मैसेज नहीं जाने देना चाहता हूँ कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। बट मेरे ख्याल से आप ये पूछना चाहते थे कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे कि और जो उसमें से कई सारे ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज़ हैं जो पेशेंट को काफ़ी फ़ायदा होता है पेशेंट को, क्या वो हमारे यहाँ डेवलप होते हैं या हम बाहर से जब डेवलप होते हैं तब हम उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं? उस मामले में आपका आप जो इशारा कर रहे थे वो बिल्कुल सही है कि नई टेक्नोलॉजी में हम काफ़ी डिपेंडेंट हैं बाहर के देशों में, खासकर पश्चिमी देशों पे, जो कि हमें वहाँ से लेना पड़ता है और यहाँ इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, और उसकी वजह से इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी मेनी टाइम्स एंड मैक्सिमम टाइम्स में बिकॉज ऑफ कॉस्ट। तो यस, ये एक मेजर इशू है हमारे यहाँ कि जो नई चीज़ों का डेवलपमेंट मेडिकल फील्ड में, स्पेशली कैंसर में, वो काफ़ी कम है। अब तो खैर हम लोग नवंबर में बात कर रहे हैं 2023 के शुरुआती महीनों में एक रिसर्च आप लोगों ने किया, आपने, डॉक्टर वनीता ने, डॉक्टर विजय पाटिल और आपके साथियों ने, जिसमें इम्यूनोथेरेपी का जो डोज था आप लोगों ने कम किया और वो कॉस्ट जो है जिसकी बात आप कर रहे थे वो बहुत मिनिमाइज हो गया। तो कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए जो ड्रग की कीमत है उसको कम करने के लिए क्या इफ़ोर्ट्स किए जा सकते हैं अपने यहाँ, और क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? तो जो कॉस्ट को कम करने के बड़े सारे तरीके हैं। हमने एक तरीका अपनाया था जो कि हम उसके बारे में बात करेंगे, बट उसके पहले इन जनरल ऑडियंस के लिए पहला तो है कि अपने यहाँ ही रिसर्च हो, और अगर अपने यहाँ ही दवाइयाँ बने शुरू से तो उसकी कॉस्ट कम होती है, क्योंकि जो अगर बाहर दवाइयाँ बनती हैं तो जो कंपनीज दवाइयाँ बना रहे हैं उनकी जो मंशा होती है वहाँ पे, और वहाँ जो उनकी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है उस देश की वो अलग है, और वो वहाँ के लिए दवाइयाँ प्राइमरली बनाते हैं और फिर हमारे यहाँ मार्केट करते हैं, तो उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर कि यहीं पर दवाइयाँ डेवलप हो और यहीं पे वो आगे जाके मार्केट की जाए। ये एक तरीका है, बट वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और काफ़ी टेक्नोलॉजी चैलेंजिंग है। वो हमें ज़रूर करना चाहिए, बट उस पर कई लोग काम भी कर रहे हैं, बट हैविंग सेड दैट काफ़ी मुश्किल वाला है। उसके अलावा जो उसके और जो कई तरीके होते हैं कि आप जो लोग दवाइयाँ बनाते हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए कि वो यहाँ दवाई बनाए। ठीक है, हमारे यहाँ लोग नहीं बना रहे हैं या फिर हमारे यहाँ इंस्ट्रूमेंट नहीं बना रहे हैं, क्या उनको इंसेंटिवाइज किया जाए? जैसे कि हमने देखा है कई सारे फील्ड में, एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज़ ये नाम लेना मैं दे रहा हूँ नाम एक कंपनी का, बट हैविंग सेड दैट वो सच भी है, हुंडई है। हुंडई अगर यहाँ कार बनाती है तो वो हमारे लिए सस्ती पड़ती है, एंड उसके बाद जो उसकी इनोवेशन यहाँ होती है वो हमारे काम आती है, और फिर यहाँ से भी वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो फिर हमारे देश को और हमारे लोगों को फ़ायदा होता है और हमारे लोग ज़्यादा बेनिफिट करते हैं। तो सेम कैन बी अप्रोच कि जब आप मेडिकल फील्ड की टेक्नोलॉजी यहाँ अगर चाहते हो कि यहाँ
उसकी डेवलपमेंट हो, अगर डेवलपमेंट नहीं हो रही है यहाँ वो इम्प्लीमेंट करें, यहाँ चीज़ें बनाएं, दवाइयाँ यहाँ बनाएं, तो वो कॉस्ट कम हो सकती है। उसके अलावा जो तरीका है कि कॉस्ट कम करने का, कि हम चीज़ों को इंटीग्रेट करें इन अ वे जो कि सरकार कर सकते हैं, शायद हम लोगों के बस की बात नहीं है कि ये जो लोग दवाइयाँ बनाते हैं और इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं उनसे नेगोशिएशन हो इन अ वे कि हमारे लिए स्पेशल प्राइसिंग हो, और वो होती भी है, बट शायद और अगर अच्छी हो तो हमारे पेशेंट्स के लिए अच्छा होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो कि आप इशारा कर रहे थे कि जिसमें हम लोगों ने काम किया था, एंड ये चीज़ एक बड़ी अच्छी सेइंग थी, नारायण मूर्ति साहब की ये सेइंग थी कि देखिए अगर आप इन्वेंशन कर सकते हो तो बहुत बढ़िया जी, प्लीज़ आप इन्वेंशन कीजिए। अगर आप इन्वेंशन नहीं कर सकते हैं तो देयर इज़ सो मच ऑफ स्पेस टू डू इनोवेशन जी। तो और इन्फोसिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल कि उन्होंने सारी चीज़ नहीं बनाई, बट उन्होंने जो चीज़ बनी हुई थी उसको इनोवेशन करके बहुत बढ़िया चीज़ें बनाई हैं दुनिया के लिए और हमारे देश के लिए भी। एंड हमने भी क्या किया कि जो दवाई बनी हुई है, अवेलेबल है मार्केट में, हमने उसकी प्रॉपर्टी जान करके उसको यूज़ किया कि इसको कैसा दिया जाए। तो हमें समझ में आई बात, उन सारे चीज़ जानकारी लेके ये जो दवाई है अगर उसकी 1/10 भी डोज दी जाए तो उसकी रीज़नेबल रीज़न है कि वो काम करेगी जी। और हमने फिर वही चीज़ डेवलप की, और फॉर्चुनेटली उस प्रोजेक्ट में, उस रिसर्च में ये आया कि अगर उस डोज में हम देते हैं वो दवाई उस ग्रुप ऑफ पेशेंट में, और हमने ये जो डेवलप की थी वो हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट के लिए की थी, उसमें वो काम करती है। तो वो ये एक तरीका था, एंड फॉर्चुनेटली वो तरीका उस वक्त काम आया। लोग और भी इस चीज़ों को आगे लेके जा रहे हैं कि क्या हम डोज कम करने के बजाय डोज की जो टाइमिंग है वो बढ़ा दें, कि हर एक 15 दिन के बदले हर एक 2 महीने कर दें, हर एक 3 महीने कर दें। क्या इससे फिर कॉस्ट कम हो सकती है? यस, ये भी एक तरीका है। हमने नहीं अपनाया था बट और लोग अपना रहे हैं। फिर लोगों ने ये भी ट्राई किया, क्या ये दवाई हम देते रहते हैं, ट्रीटमेंट ये लगातार चलती रहती है, क्या इसको हम बंद कर सकते हैं एक लिमिट के बाद जहाँ शायद पेशेंट को ज़रूरत नहीं है? वो भी एक तरीका है कॉस्ट कम करने के लिए। लोग उसके अलावा भी तरीका ढूंढ रहे हैं, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ की जाए, क्या बिग डेटा यूज़ की जाए, जिससे कि ये दवाइयाँ जो काफ़ी कॉस्टली होती हैं, ये 2 लाख रुपीज़ 3 लाख रुपीज़ पर मंथ आती है, उनको ले करके प्रेडिक्ट करें